नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सेवाओं में थोड़ी रियायतें दी जाएंगी। आज सरकार ने इसकी गाइडलाइंस जारी की हैं। कई क्षेत्रों में थोड़ी छूट दी गई है, खास तौर पर मजदूरों का, किसानों का ख्याल रखा गया है। तो स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत इस जानकारी के साथ कि आपके लिए इन गाइडलाइंस में क्या है। कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी। साथियों, 20 अप्रैल से चिन्हित क्षेत्रों में इस सीमित छूट का प्रावधान हमारे गरीब भाई बहनों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसा कहा था उसी के मुताबिक सरकार की तरफ से गाइडलाइन आ गई। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से पीएम मोदी ने जिन छूट का जिक्र किया था उनकी फहरिस्त सरकार ने जारी कर दी। ये छूट सिर्फ उन इलाकों के लिए है जो कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर में तब्दील नहीं हुए हैं। इस गाइडलाइन में आपके काम की क्या चीजें हो सकती हैं, पहले जिक्र उनका करते हैं। 20 अप्रैल से आप होटल, रेस्टोरेंट और फूड चेन से ऑनलाइन खाना मंगवा सकते हैं। बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी। बैंक में सामान्य वर्किंग आवर में काम होगा। सभी एटीएम खुलेंगे। कैश मैनेजमेंट एजेंसियां भी काम कर सकेंगी। आईआरडीआई और बीमा कंपनियों में भी कामकाज शुरू हो जाएगा। लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन में दिक्कत नहीं होगी। प्रोविडेंट फंड की सेवाएं भी जारी रहेंगी। पोस्टल सेवाओं के साथ साथ कुरियर सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। रेलवे के जरिए सामान और पार्सल भेजा जा सकेगा। किराना, राशन की दुकानें खुलेंगी। फल, सब्जी, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक और कारपेंटर को काम की छूट रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सरकार लोगों की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। यही वजह है कि 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट की जो गाइडलाइन आई है उनमें स्वास्थ्य सेवाओं का खासा ख्याल रखा गया। इमरजेंसी सर्विस में लगी प्राइवेट गाड़ियों, मेडिकल और जरूरी सामान लेकर जाने वाली गाड़ियों को छूट मिलेगी। अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक खुलेंगे। टेलीमेडिसिन सेवाएं जारी रहेंगी। डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्रों समेत सभी तरह की दवा की दुकानें और मेडिकल इक्विपमेंट की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल लैब और कलेक्शन सेंटर, फार्मा और मेडिकल रिसर्च लैब खुले रहेंगे। वेटनरी हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब भी खुले रहेंगे। टीके और दवाओं की बिक्री जारी रहेगी। देश में भले ही 19 दिन के लिए ताला लग चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सेहत के साथ समझौता किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स हो, केमिस्ट की दुकानें हो, मेडिकल लैब्स हो, सब खुली रखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 2 केमिस्ट की दुकानें हैं, खुली हैं। लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है ताकि सुविधाएं जो हैं उसके अंदर किसी भी तरह का कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप बाहर जाके दवाइयां खरीदना चाहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, आपको केमिस्ट की दुकानें खुली मिलेंगी। लॉकडाउन के बीच सरकार ने सबसे बड़ी सौगात किसानों और मजदूरों को दी। गाइडलाइन में खेती से जुड़े करीब करीब सारे कामकाज शुरू करने की बात कही गई है। खेती से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियां जारी रहेंगी। एमएसपी ऑपरेशंस समेत कृषि उपज की खरीद वाली एजेंसियां खुली रहेंगी। खेती की मशीनें और उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, कीटनाशक और बीजों की बिक्री जारी रहेगी। खेत की जुताई और फसलों की कटाई की मशीनें एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकेंगी। पोल्ट्री, मछली पालन से संबंधित सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। इस दौरान हैचरी और कमर्शियल एक्वेरियम भी खुले रहेंगे। डेयरियां खुली रहेंगी। दूध, दुग्ध उत्पादन का कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाकर मनरेगा कामगार काम कर सकेंगे। मनरेगा के तहत सिंचाई और जल संरक्षण के काम को प्राथमिकता दी जाएगी। गाइडलाइन में ये साफ कहा गया कि 20 अप्रैल से जो नई गाइडलाइन जारी हो रही है, लागू होने वाली है, उसमें खेती और किसानी को ज्यादा छूट दी गई है। छूट इस तरह से
कि किसान अपने खेतों में जाएगा, मजदूर वहां तक पहुंचेंगे, खेतों की कटाई का काम जारी रहेगा, फसल को मंडी में लाने का काम होगा, सरकार एमएसपी पर खरीदारी शुरू करने वाली है, यानी किसान को अपनी फसल बेचने को लेकर, काटने को लेकर और उसके दाने निकालकर मंडी तक ले जाने को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। नई गाइडलाइन में सरकार ने कुछ राहत दी है तो इसमें कुछ चेतावनियां भी हैं। मसलन सार्वजनिक जगहों पर थूकना अब दंडनीय अपराध होगा। सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस कवर नहीं पहनने पर सजा मिल सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो मिल सकती है सजा। एक जगह पर 5 या इससे ज्यादा लोगों की मौजूदगी भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। कहा गया है कि जो लोग अपने घरों से निकल रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क पूरी तरीके से पहन के निकलें। गाड़ियों में चलने के लिए कहा गया है कि जो लोग गाड़ियों में चल रहे हैं, जिनको छूट दी गई है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोग गाड़ी में बैठें। तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में दिया गया और ये कहा गया है कि राज्यों को इसको सख्ती से पालन करवाना पड़ेगा। सरकार की इस नई गाइडलाइन में बहुत ज्यादा रियायत नहीं है। न तो सामान्य यातायात में कोई छूट मिली है और न ही ट्रेन और फ्लाइट की सुविधा बहाल की गई है। मैसेज साफ है कि कोरोना को हराना है तो घर में ही रहना है। ऐश्वर्या पालीवाल और संजय शर्मा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। खेतों में रबी फसल तैयार है और इसीलिए खास तौर पर किसानों का, मजदूरों का ख्याल रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र में भी कई रियायतें दी गई हैं और इसी के साथ ये जरूर कहा गया है इन रियायतों के साथ कि शर्त ये है कि अगर जो कामगार मजदूर हैं, अगर काम कर रहे हैं आपकी फैक्ट्री में, तो आपको उद्योग परिसर में ही, यानी फैक्ट्री के परिसर में ही उनको रखना होगा। लॉकडाउन में पूरा देश घरों में कैद है तो प्रगति के पहिए भी थमे हुए हैं। लेकिन 20 अप्रैल से सरकार उन इलाकों में राहत देने जा रही है जिनसे हमारी अर्थव्यवस्था को ताकत मिलती है। यानी 20 अप्रैल से औद्योगिक गतिविधियां शुरू हो जाएंगी नए गाइडलाइंस के मुताबिक। ई कॉमर्स कंपनियों और उनके इस्तेमाल में आने वाले वाहनों को ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है। हाईवे पर ट्रक ड्राइवरों और उनके सहायकों की सुविधा के लिए ढाबे भी खुलेंगे। कोल्ड स्टोरेज, वेयरिंग हाउस, पोर्ट, एयरपोर्ट, कंटेनर और इससे जुड़ी सेवाओं की चेन शुरू की जाएगी। ऐसे होटल, होम स्टेज, लॉज और मोटल्स को खोलने की इजाजत दी गई है जहां लॉकडाउन के दौरान सैलानी फंसे हुए हैं। महानगर पालिका और नगर पालिका के बाहर उद्योग धंधे शुरू हो जाएंगे। सेल्स और निर्यात विशेष यूनिट्स में कामकाज शुरू हो जाएगा। शर्त ये रहेगी कि संस्थान अपने कर्मचारियों को कामकाज के परिसर में ही रहने की सुविधा देंगे। ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस बनाने का काम शुरू होगा। पैकेजिंग मटेरियल बनाने वाली कंपनियों और जूट इंडस्ट्री का कामकाज भी शुरू हो जाएगा। ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरी का कामकाज भी शुरू होगा। 20 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टों का काम भी शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने तो पहले ही ऐलान कर रखा है कि वहां 15 अप्रैल से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सरकार की नई गाइडलाइंस में तमाम राहतें हैं तो तमाम पाबंदियां भी। तमाम सुविधाएं 3 मई तक के लिए बंद रहेंगी। मसलन सभी तरह की घरेलू और विदेशी उड़ानें, सभी तरह की यात्री ट्रेनें और मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली बसें, शिक्षण संस्थाएं, ट्रेनिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स क्लब, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम भी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक समारोह या जमावड़े की इजाजत नहीं होगी। यहां तक कि अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। लॉकडाउन 2 में नई गाइडलाइन के मुताबिक जो छूट दी गई है वो 20 अप्रैल से लागू होगी, वो भी उन इलाकों में जहां कोरोना हॉटस्पॉट नहीं है। ध्यान रहे, अगर छूट के दौरान इन इलाकों में कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर बना तो सारी छूटें वापस ले ली जाएंगी। आशुतोष मिश्रा के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। लेकिन सरकार ये तमाम छूट ऐसी जगहों पर देने के मूड में नहीं है जहां पर हॉटस्पॉट बन गए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने साफ पहले ही किया था, इस बार
जान भी और जहान भी। जहां जहां पर जो जरूरी सेवाएं हैं वो सब ठीक से चले, उद्योग में भी धीरे धीरे वापस सब कुछ पटरी पर लौटे, इसकी कोशिश है। लेकिन जो हॉटस्पॉट्स है वहां पर बल्कि और सख्ती बरती जा रही है। तो कई जगहों पर रियायतें दी जा रही हैं, लेकिन सख्ती जहां जहां पर हो रही है, जरा तस्वीरों के साथ आपको दिखाते हैं। ऐसे तमाम जगह है, दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के हॉटस्पॉट सेंटर्स, और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सावधानी बरतने का ये वक्त है। औरंगाबाद में जहां पर स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला हुआ था, वहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में जहां जहां हॉटस्पॉट्स ज्यादा बन रहे हैं वहां पर सख्ती बढ़ा दी गई है। छूट सिर्फ कोरोना के कम असर वाले इलाकों में ही दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 20 अप्रैल तक हर किसी के लिए ये वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा मत लांघिए, सुरक्षा में रहिए, घर में रहिए, और इसीलिए जहां जहां पर बेहतर परिस्थितियां होंगी वहां पर तो छूट की बात है, लेकिन जहां हॉटस्पॉट बन रहे हैं सख्ती बढ़ेगी। जो क्षेत्र इस अग्नि परीक्षा में सफल होंगे, जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति, छूटछाट दी जा सकती है। लॉकडाउन 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ उन इलाकों को छूट दी है जहां कोरोना हॉटस्पॉट नहीं बने हैं। हॉटस्पॉट वाली जगहों पर सख्ती कायम रहेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइंस के मुताबिक ही हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के भीतर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन में आने वाले इलाकों में पूरी तरह से सख्ती बरती जाएगी। मेडिकल और सुरक्षा कर्मियों के अलावा कंटेनमेंट जोन में कोई मूवमेंट नहीं होगी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए जहां देश में लॉकडाउन 2.0 की शुरुआत हो चुकी है, वहीं राजधानी दिल्ली में हॉटस्पॉट यानी कंटेनमेंट की जो संख्या है वो अब बढ़कर 55 हो चुकी है। और ऐसे ही एक हॉटस्पॉट के बाहर हम खड़े हैं जो नबी करीम के बाहर है। और कल तक जहां पर इसेंशियल सर्विसेज की आवाजाही के लिए कम से कम सड़कें खुली थी, अब प्रशासन ने उस पूरे इलाके को कुछ ऐसे सील किया है। यूपी के 15 जिलों में हॉटस्पॉट सेंटर बने हैं, तो दिल्ली में हॉटस्पॉट सेंटर्स की तादाद 55 तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर बने हैं। ऐसी जगहों पर सरकार की पैनी नजर है। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली, आज तक। और बड़ी खबर के साथ शुरुआत, जहां राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन के नियम तोड़ने पर कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जी हां, अब तक लॉकडाउन तोड़ने पर 8000 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 65 के तहत ये बड़ी कार्रवाई है। धारा 65 के तहत 1,30,000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस एक्ट की धारा 66 के तहत 17,000 वाहन जब्त किए गए हैं। दिल्ली मैक्स अस्पताल का एक डॉक्टर इस बीच कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के ये डॉक्टर हैं और इंदिरापुरम में 7 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। मुंबई में मजदूरों के जमावड़े का सच सामने ला रहा है ये 2 वीडियो जो हम आपको दिखाने वाले हैं। वो विनय दुबे आखिर है कौन जिसे अब हिरासत में लिया गया है मजदूरों को उकसाने के आरोप? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। देश में इस वक्त अगर कोई राज्य कोरोना की भयंकर महामारी झेल रहा है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी खासकर मुंबई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3000 के पास पहुंच रहा है। यहां कोरोना की दहशत इस कदर है कि लोग खुदकुशी पर आमादा हैं। और इसी बीच मुंबई में एक बहुत बड़ा कांड हो गया जो कोरोना की जंग में पलीता लगाने जैसा है।
जी हां, मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर हजारों प्रवासी मजदूरों की भीड़ जुटती है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, ठाणे और मुंब्रा में भी सैकड़ों की तादाद में प्रवासी मजदूर लॉकडाउन तोड़कर सड़कों पर निकल आते हैं। अब सवाल यह है कि इन मजदूरों ने लॉकडाउन क्यों तोड़ा? क्यों मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी गई? इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? आज हम आपको दिखाएंगे कि क्या मजदूर किसी के कहने पर एक साथ बाहर निकल आए? क्या मजदूरों को किसी ने भड़काया? आज पूरा देश डर रहा है। आखिर कोरोना की जंग कैसे जीती जाएगी? हम आपको मुंबई से लेकर मुंब्रा तक लॉकडाउन तोड़ने वाले मजदूरों का वो सच दिखाएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जुटी भीड़ का एक वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो से कहानी कुछ हद तक साफ होती दिखाई देती है कि कैसे प्रवासी मजदूर इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इकट्ठा हो गए। आया तो आंदे ना, कौन भागेगा? देखो भागने वाले दिख रहे हैं यहाँ पे। ये कुछ डिसाइड हुआ क्या नहीं? कोई आ रहा क्या नहीं? बोला था मीडिया वाला आने वाला है, पुलिस वाला भी। टाइम दिया था क्या? हाँ, 4 बजे। 4 बजे तो अभी से खड़े हो गए तुम लोग, बहुत जल्दी खड़े हो गए। क्या करेंगे अभी? काहे के लिए? वो गांव जाने के लिए? हाँ, तो एक खाना पीना नहीं चाहिए, हम लोग गाँव जाना है बस। हाँ, तो एक ही बात कर रहे हैं, सब मिलके करो बस, सब मिलके करो। इसकी उसकी सुनने का नहीं, डायरेक्ट बोलना है हमारे में, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। गाँव जाने का नहीं तो बोलना भाई एक को 15,000 दे दो, बोलना हम लोग यहीं रहते। ऐसा बोलने का डायरेक्ट, बोलना एक को 15,000 दो, हम लोग यहीं रहते। नहीं तो बोलना गाँव जाने का ना, गाँव भेज दो, बोलना बात कर पैसा दे दो, बोलना पैसा देगा नहीं, ₹1000 देने के लिए साला आधार कार्ड जमा करो, फोटो भेजा, खड़े हो जाओ, देगा खुद ही आके देगा हाथ से। लेकिन इस वीडियो से ये साबित नहीं होता कि ये भीड़ किसके बुलावे पर यहाँ आई है। लेकिन इस वीडियो से ये जरूर समझ में आ जाता है कि सारे मजदूरों को 4 बजे यहाँ जुटना था। पुलिस ने इस भीड़ पर लाठीचार्ज किया और भीड़ को किसी तरह से भगाया, लेकिन इन प्रवासी मजदूरों पर तगड़ी सियासत शुरू हो गई और इसके पीछे साजिश की बू भी आने लगी। ऐसे में एक विनय दुबे नाम के शख्स का वीडियो सामने आता है। हम आपको विनय दुबे की पूरी हकीकत दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि वो अपने वीडियो में क्या कह रहा है। जिस तरह से बिना सोचे समझे, बिना गरीबों और मजदूरों का जीवनों का मूल्यांकन किए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी आते हैं, 3 घंटे का समय देते हैं और पूरे देश को लॉकडाउन की स्थिति में झोंक देते हैं। उनको ये भी अंदाजा नहीं था कि एक गरीब तबका जो मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वो कैसे जीवन यापन करेगा। कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी व्यवस्था न होने के बावजूद लॉकडाउन में भारत को झोंक दिया जाता है। लोग उसको भी मंजूर कर लेते हैं। मोदी जी कहते हैं कि आप ताली बजाओ, लोग ताली बजाते हैं। मोदी जी कहते हैं आप दिया जलाओ, लोग दिया जलाते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति है इन मजदूर भाइयों की, खास करके जो गरीब तबका है, जो महाराष्ट्र मुंबई में फंसा हुआ है, कोई इलाज कराने के लिए आया था, कोई अपने रोजगार के चलते यहाँ पे आया था, आज उनकी जेबें खाली हैं। कितना दिन आदमी सरवाइव कर सकता है? आज उनके घर पे राशन नहीं है, भुखमरी की स्थिति है। इन्हीं लोगों को अपने देश, अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। विनय दुबे सीधे सीधे मजदूरों को भड़का रहा है और उनको अपने अपने गांव भेजने की बात कर रहा है कि 14 तारीख को लॉकडाउन की स्थिति खत्म हो रही है, उसके बाद कृपया करके महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, नासिक ये इलाकों से 2 से 3 दिन के लिए रेलवे जो ट्रेनें हैं, अनारक्षित ही सही, वो छोड़े, ताकि वो उत्तर भारत की तरफ, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में जाके जो मजदूर हैं अपने घर पहुंच सके, अपने परिवार के बीच पहुंच सके। वहां जाने के बाद भले इन लोगों को 14 दिन के लिए गांव में प्रवेश न दिया जाए, उनको 14 दिन के लिए अस्पतालों में या फिर वहां के नजदीकी स्कूल में वहां पे इनको क्वारंटाइन कर दिया जाए, ये चलेगा। लेकिन कम से कम अब स्थिति ऐसी है कि इनको यहाँ से अपने गांव, अपने परिवार के बीच जाना है, क्योंकि यहाँ पे ये रहेंगे तो कोरोना से न मरे, लेकिन भूखमरी से ये जरूर मर जाएंगे।
विनय दुबे ये भी कहता है कि अगर सरकार ने इन मजदूरों को उनके घरों पर नहीं भेजा तो वो पैदल ही मजदूरों को लेकर निकल जाएगा और 20 अप्रैल के आसपास पैदल यात्रा पर निकलेगा। और अगर ये चीजें नहीं हो पाती हैं, बस की परमिशन नहीं मिलती है, रेलवे नहीं चल पाती है, तो मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आगामी 14-15 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, इन मजदूर भाई सारे इंतजार करेंगे। और अगर इस पे कोई ठोस कार्यवाही या ठोस निर्णय सरकार नहीं ले पाती है तो मैं विनय दुबे इस पूरे मजदूरों का, हजारों और लाखों की संख्या में जो मजदूर महाराष्ट्र मुंबई में फंसे हैं, उनको लेके उत्तर भारत की तरफ पैदल यात्रा पे मैं निकलूंगा। अंदाजन 20 तारीख के आसपास ही हम पैदल यात्रा पे यहां से निकलेंगे। जिस तरह से दिल्ली से हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां से पैदल अपने उत्तर प्रदेश बिहार पहुंचे हैं, उसी तरह से अब हमारे पास यही रास्ता बचता है। विनय दुबे चेतावनी भी देता है। वो कहता है कि अगर मजदूरों के राज्यों की सरकारें उन्हें नहीं लेती हैं तो वो बड़ा मजदूर आंदोलन होगा। आपके पास रेलवे हैं, खड़ी हैं, ऐसे कुछ व्यवस्थाएं करें, स्वास्थ्य सुविधाएं, चेकअप करें लोगों का कि उनको पहले स्क्रीनिंग कर लिया जाए, कोरोना टेस्ट करके ट्रेनों में बैठा जाए, और जहां पे भी उतर रहे हैं अपने गांव में उनको डायरेक्ट ना भेज के वहां पे उनको क्वारंटाइन कर दिया जाए। ये उनको मंजूर है, लेकिन यहाँ पे तिल तिल रह के अपने एक 10 बाई 10 के रूम में 15-15 लोग सोए हुए हैं, वो ऐसे ही मर जाएंगे भुखमरी से। अब मुंबई पुलिस ने विनय दुबे को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर बांद्रा स्टेशन के बाहर खड़ी अज्ञात भीड़ पर, दूसरी एफआईआर विनय दुबे के खिलाफ और तीसरी एफआईआर फेक न्यूज चलाने वाले एक पत्रकार पर है। विनय दुबे पर लॉकडाउन के बीच लोगों को गुमराह करने का आरोप है। बांद्रा स्टेशन पे हुई वारदात में मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में अभी तक 3 अलग अलग ऑफेंसेस रजिस्टर किए हैं। जो भी वीडियोज और वहाँ पे जो जानकारी सामने आई है उसके बारे में पुलिस और तहकीकात कर रही है और डिटेल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक इसमें से 3 में से एक ऑफेंस में विनय दुबे नामक आरोपी को हमने अरेस्ट किया है और उसकी 21 तारीख तक माननीय न्यायालय ने हमें हिरासत दी है और आगे की जांच इसमें चल रही है। विनय दुबे के फेसबुक अकाउंट से जानकारी मिली है कि वो नवी मुंबई का रहने वाला है। उसने खुद को कारोबारी और सामाजिक कार्यकर्ता बताया। विनय दुबे के कई राजनीतिक पार्टियों से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। सौरभ वक्तानिया के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। तो बांद्रा स्टेशन पर जमावड़ा मजदूरों का लगा था, लेकिन अब जम रही है सियासत। जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में कूद रही हैं अपनी अपनी पॉलिटिक्स लेकर। हम आपको दिखाते हैं बांद्रा स्टेशन की एक ग्राउंड रिपोर्ट, आप समझ पाएंगे हुआ क्या था। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की भीड़ जुटी तो इस पर राजनीति तगड़ी हो रही है। मजदूरों ने लॉकडाउन मुंबई में तोड़ा और भड़काऊ ट्वीट दिल्ली से होने लगे। जी हां, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने मजदूरों की इस भीड़ पर सवाल उठाते हुए लिखा कि अगर घर जाने वाले मजदूरों की ये भीड़ है तो उनके पास थैले और बैग क्यों नहीं? भीड़ जामा मस्जिद के सामने क्यों है? महाराष्ट्र में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन पहले ही घोषित था, फिर हंगामा क्यों? ये साजिश है। इस पर संजय राउत ने जवाब देते हुए लिखा, कोरोना की जंग में जिस वक्त लोगों को एक साथ आने की जरूरत है, लेकिन कपिल मिश्रा जैसे लोग जो प्रधानमंत्री की भी नहीं सुनते, वो इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई पुलिस को इस पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। चलिए अब आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं, जहां बांद्रा स्टेशन पर मजदूरों की ये भीड़ उमड़ आई। वहां की हकीकत क्या है? इस वक्त हम मुंबई के सबअर्बन इलाके बांद्रा में मौजूद हैं। यह वही इलाका है जहां कल हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए थे और मुंबई पुलिस के लिए सरदर्द का सबब बन गए थे। अब कल जो घटना हुई वो एक बार फिर से दोबारा न दोहराई जाए, ये राज्य सरकार के लिए, मुंबई पुलिस के लिए और बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब ये चैलेंज क्यों है, खास करके इस इलाके में ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है, मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। मुंबई के सबअर्बन इलाके बांद्रा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। बांद्रा पश्चिम ये इलाका है। सबसे पहले आपको पूरा इलाका मैं दिखाता हूं और फिर उसके बाद समझाता हूं कि मुश्किलात कहां है। सबसे पहले हम नजर डालते हैं बांद्रा रेलवे स्टेशन में।
इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बांद्रा रेलवे स्टेशन है। इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहां पर अच्छी खासी संख्या में मुंबई पुलिस का यहां पर जमावड़ा है, क्योंकि यही इलाका है जहां पर कल हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स जमा हो गए थे। इसी को देखते हुए आज अच्छा खासा यहां पर पुलिस प्रेजेंस नजर आता है। बांद्रा रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में ये बड़ी मस्जिद है, ये सुन्नी जामा मस्जिद है बांद्रा वेस्ट की। अब यहां भी अच्छा खासा पुलिस प्रेजेंस इस वक्त नजर आता है, पुलिस की गाड़ी यहां पर मौजूद है। ठीक इस मस्जिद के बगल में अब आप देखेंगे जो स्लम कॉलोनीज हैं वो शुरू हो जाती हैं। ये वही स्लम कॉलोनी है जहां हजारों की संख्या में माइग्रेंट वर्कर्स रहते हैं। ये तमाम माइग्रेंट वर्कर्स वो हैं जो देश के अलग अलग इलाके, अलग अलग स्टेट्स, चाहे वो यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वहां से आके यहां पर रहते हैं। मुंबई के मजदूर कांड पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चव्हाण ने रेलवे को कटघरे में खड़ा किया। फिर कहना लोगों में ये बात वायरल हो गई कि भाई ट्रेन चलने वाली है 14 तारीख से। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने 13 तारीख को अनाउंसमेंट करने के बाद में रेलवे डिपार्टमेंट का लेटर जारी होता है 14 तारीख का। इससे बड़ी हलचल हो गई और ये लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर बड़ा मुश्किल हो गया कंट्रोल करना। महाराष्ट्र की एक सच्चाई ये भी है कि कई जगहों से मजदूर पलायन कर रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कल्याण में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, ये ईंट भट्टी में काम करने वाले मजदूर हैं जो करीब यहाँ से कल्याण से सरल गांव की तरफ जा रहे हैं। 50 किलोमीटर का जो सफ़र है वो पैदल तय करेंगे, अपने सर पर ये बोझा उठाकर, अपने कंधे पर अपने बच्चों को उठाकर। ईंट भट्टी में काम बंद हो गया है, उस वजह से इन्हें वहाँ पर कोई पगार भी नहीं मिल रही थी। कुछ हफ्तों से लॉकडाउन के बाद काम बंद हो गया और जिसके बाद से ये लोग यहीं पर रुक गए हैं। वैसे देश भर में मजदूरों के पलायन पर सियासत तो चल ही पड़ी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आखिर हर बार हर विपत्ति गरीबों और मजदूरों पर ही क्यों टूटती है? उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर फैसले क्यों नहीं लिए जाते? उन्हें भगवान भरोसे क्यों छोड़ दिया जाता है? लॉकडाउन के दौरान रेलवे टिकटों की बुकिंग क्यों जारी थी? स्पेशल ट्रेनों का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? दिव्येश सिंह के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के बाद अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजस्थान। और राजस्थान के कोटा में कैसे 30,000 छात्र फंसे हुए हैं, वो कैसे कर रहे हैं घर वापसी की गुजारिश, इस रिपोर्ट में देखिए। ये राजस्थान के कोचिंग हब कोटा की तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि लाइन लगाकर छात्र बैठे हुए हैं। तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ा तो राजस्थान के कोटा में कई छात्र अपने घर जाने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर पर पास बनाने के लिए पहुंच गए। ऐसा है कि सर हम लोग बिहार से आए हैं लोग सर, 1 महीने से फंसे लोग यहाँ पे। मेरे पेरेंट्स यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी साथ में है। यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रहा है निकलने के लिए। बिहार सरकार से निवेदन है कि कैसे भी कर हम लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाए। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का। मुझे यहाँ से घर जाना है। घर वाले भी टेंशन हो रहे हैं, फालतू में बहुत टेंशन हो रही घर वालों को। यहाँ पढ़ाई में मन भी नहीं लगता है। रिपोर्ट में इतना ही।